नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। दोस्तों, नेताजी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे वो इंसान थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। जी हाँ, जब मैं कह रहा हूँ जड़ें हिलाकर रख दी तो रियली आई मीन नेताजी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश सरकार की हिंदुस्तान में जड़ों को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, ऐसे तो नेताजी की बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे उनके कारनामे हैं। सब पे बात करने जाएं तो महाकाव्य हो जाएगा, घंटों तक बातें हो सकती है, लेकिन समय की सीमा होने की वजह से आज हम उन सभी वाक़यों में से कुछ वाक़यों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि अगर आप फेसबुक पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे भी मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे आप यूट्यूब चैनल में आके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक मेरा वीडियो देखिए। आज जिस विषय पर बात करने वाला है, क्या हुआ था जब आईसीएस की नौकरी को नेताजी ने ठुकरा दिया, लात मार दी आईसीएस की नौकरी को। क्यों हैरान हो गए थे हिटलर नेताजी से मिलने के बाद। पुरुलिया, पश्चिम बंगाल, जो कि मेरा ज़िला है, नेताजी जब यहाँ आए थे तो कहाँ कहाँ गए थे और कैसे बनी आज़ाद हिंद फौज और कैसे नेस्तानाबूद हो गई विदेशी सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट नेताजी के आंदोलन से, और क्यों मजबूर हो गए अंग्रेज भारत छोड़ने पर। इन सब बातों पे आज, इन सब विषय पे हम बात करेंगे अपने वीडियो में। आप जरूर वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, बात उस समय है जब नेताजी के पिताजी ने कहा कि आईसीएस की परीक्षा के लिए, आईसीएस की तैयारी के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ेगा। उन पिताजी की बात सुन के नेताजी विदेश गए, आईसीएस की तरह परीक्षा की तैयारी करी। और दोस्तों, उन दिनों आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस में ज़्यादातर नौकरियां ब्रिटिश स्कॉलर्स को मिलती थी, ब्रिटिश के लोगों को मिलती थी। बहुत कम भारतीयों को ये नौकरी मिल पाती थी। तो नेताजी ने न सिर्फ परीक्षा पास करी दोस्तों, नेताजी ने चौथी रैंक भी हासिल करी, 4th रैंक हासिल करी नेताजी ने, और वो आईसीएस के लिए चुने गए, आईसीएस की नौकरी पे उनको रखा गया। तो दोस्तों, ये बात है जुलाई 1920 की। और 1920 में आईसीएस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद उनके मन में कौतूहल रहा कि जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश को गुलाम बना रखा है, जिस ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश की जनता को अत्याचारित कर रखा है, जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश के लोगों को परेशानी में डाल रखा है, उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की अंडर में नौकरी करूँगा, काम करूँगा। ये प्रश्न उनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा था दोस्तों। और उन्होंने फाइनली अप्रैल 2021 में डिसीजन लिया, उन्होंने अपने विचार बदले और उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया। और 1921 में, अप्रैल 1921 में उन्होंने अपनी आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद ये बात आग की तरफ फैल गई पूरे हिंदुस्तान में, और हर एक हिंदुस्तानियों के मन में नेताजी के लिए श्रद्धा जाग उठी, प्यार जाग उठा, सम्मान जाग उठा। और हर एक हिंदुस्तानियों ने सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मन ही मन अपना नेता बना लिया था। दोस्तों, नौकरी को रिजाइन करने के बाद में, नौकरी को लात मारने के बाद में, नौकरी को ठुकराने के बाद में उन्होंने साफ कह दिया विदेशी सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी, तुम्हें तो अब मुझे देश से निकालना है। ये कह के वो वापस विदेश से भारत लौटे। और दोस्तों, जब वो भारत आए, हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे, और लोगों का प्यार देखकर, उनका एकत्रीकरण देखकर नेताजी को विश्वास हो गया कि सिर्फ एक आईसीएस की नौकरी छोड़ने भर से, एक आईसीएस की नौकरी छोड़ने भर से इतने लोगों का अगर साथ मिल सकता है, इतने लोगों का अगर प्यार मिल सकता है, इतने लोगों के मन में अगर विश्वास जगाया जा सकता है कि विदेशों, अंग्रेजों के विरुद्ध में भी लड़ाई छेड़ी जा सकती है, तो अगर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई और आंदोलन अगर छेड़ दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों का प्यार मिलेगा। ये विश्वास सुभाष चंद्र बोस के मन में जागा, और उस दिन से लोगों को प्यार और लोगों का श्रद्धा और लोगों का सम्मान देखकर उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अब एक्टिव लड़ाई में उतरेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में एक्टिवली उतरेंगे। और उस दिन से वो सुभाष चंद्र बोस बन गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, आईसीएस की नौकरी को ठुकराने के बाद नेताजी हीरो बन चुके थे, हर एक हिंदुस्तानियों के मन में हीरो बन चुके थे। और उन्होंने जगह जगह आंदोलन में कांग्रेस ज्वाइन करी, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने वगैरह वगैरह। ये जो है पूरा किस्सा एक अलग किस्सा है, इस विषय पर मैं भी नहीं जाता हूँ।
1921 साल से 1941 साल में नेताजी 11 बार जेल गए। 11 बार जेल गए, 11 बार जेल जाने, जब आखिरी बार जब जेल गए तो जेल के अंदर उन्होंने भूख हड़ताल करी थी। उस भूख हड़ताल से अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेजी हुकूमत ने सिद्धांत लिया, डिसीजन लिया कि नेताजी को जेल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन अंग्रेज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। द्वितीय विश्व युद्ध उस समय तक शुरू हो चुका था। अंग्रेज अफोर्ड नहीं कर सकते थे नेताजी को बाहर रखने के लिए। उनको डर था कि अगर नेताजी स्वतंत्र तरीके से अगर बाहर घूमे तो वो कुछ न कुछ षड्यंत्र रचेंगे। इस डर से नेताजी को उन्होंने गृहबंदी बना दिया, लेकिन नेताजी को गृहबंदी बनाना इतना आसान नहीं था दोस्तों। अंग्रेजी सैनिकों को चकमा देकर, ब्रिटिश सैनिकों को चकमा देकर नेताजी रातों रात घर से गायब हो गए। और गायब होने के बाद जब उस समय जितने भी स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, जितने भी हिंदुस्तान में नेता थे, सब हिंदुस्तान में रहकर जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई जब चला रहे थे, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जब आंदोलन कर रहे थे, नेताजी ने एक नई रचना रची, एक नई तकनीक रची। उन्होंने नई एक स्ट्रैटेजी बनाई, नई एक प्लानिंग करी। उन्होंने प्लानिंग किया कि भारत की धरती पे अंग्रेज मजबूती से टिके हुए हैं, तो क्यों ना हम विश्व स्तरीय मदद ले अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने के लिए। और इस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी जाने का प्लान बना लिया और वहाँ पर जाके हिटलर से मिलने का उन्होंने प्लान बनाया। तो दोस्तों वो जर्मनी के अफगानिस्तान के रास्ते वो जर्मनी गए। जर्मनी में विशाल महल में हिटलर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, हिटलर से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक इंसान आया, उसने कहा, हाय आई एम एडोल्फ हिटलर, हाउ कैन आई हेल्प यू। उसने हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए नेताजी ने कहा, नमस्कार, मैं सुभाष भारत से आया हूँ, मुझे जो बात कहनी है मैं सिर्फ हिटलर जी को ही कहूँगा, तो कृपया आप मुझे उनसे मिलाने में मेरी मदद करें। वो तो इंसान चौंक गया, बोले इसने कैसे पहचाना। देखिए दरअसल क्या है कि हिटलर को अपनी जान की बहुत चिंता थी। वो अपने डुप्लीकेट्स, नकली हिटलर कई सारे बना रखे थे, बहरूपिया कई सारे बना रखे थे, तो देश विदेश में जाते थे, हिटलर बन के जाते थे, वो काम करके लौट आते थे। असली हिटलर को उस समय दुनिया में बहुत कम लोगों ने देखा था। तो हिटलर को क्योंकि अपनी जान की बड़ी चिंता थी, तो वो नकली हिटलरों को ही भेजता था अलग अलग जगह काम करने के लिए। वो चौंक हैरान हो गए वो कि नेताजी ने कैसे पहचान लिया। चुटकी भर में जान विश्व में कोई नहीं पहचान पाता है, यही लोग जो है हिटलर बन के हर जगह काम करके आ जाते, तो नेताजी ने कैसे पहचान लिया। दूसरा एक आदमी आया, आके उसने हाथ बढ़ाया, हाय आई एम एडोल्फ हिटलर, हाउ कैन आई हेल्प यू, काइंडली टेल मी। नेताजी फिर ने विनम्रता से हाथ करके कहा कि मैं सुभाष भारत से आया हूँ, मुझे जो कहना मैं हिटलर जी को ही कह सकता हूँ, आपको नहीं कह सकता, कृपया आप उनसे मेरी मुलाकात करवा दीजिए। अंदर बैठा हिटलर चौंक गया कि बाहर मेरे नकली हिटलरों को पहचान कैसे रहा है, ये बहरूपियों को पहचान कैसे रहा है। जो नकली हिटलर देश विदेश में घूम कर आ जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन ये कैसे पहचान रहा है। तीसरा आया, तीसरे को भी उसने रिजेक्ट कर दिया। नेताजी ने कहा कि मुझे हिटलर से मिलवा दीजिए। चौथी बार हिटलर खुद आए, चौथी बार हिटलर खुद आए, वो आके खड़े हो गए, नेताजी को देखने लगे। तो नेताजी खड़े होकर बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा, मैं सुभाष हिंदुस्तान से आया हूँ आपके पास मदद के लिए, कृपया आप मेरी मदद करें। हिटलर ने कहा, छोड़ो यार मदद को, पहले ये बताओ तुमने पहचाना कैसे। हैरान हो गए हिटलर, वो उन्होंने कहा कि तुमने पहचाना कैसे, पहले ये बताओ, मदद तो होती रहेगी। नेताजी का जवाब सुन के हिटलर चौंक गए कि ऐसा भी हो सकता है। नेताजी ने कहा कि आप जर्मनी के राष्ट्र नायक हैं, जर्मनी एक शक्तिशाली देश है, आप इतने युद्ध जीत चुके हैं, आप विश्व प्रसिद्ध हैं, आपको सब महान हिटलर के नाम से जानते हैं, और मैं भारत जो कि एक गुलाम देश है, वहाँ के एक साधारण सा व्यक्ति, साधारण सा नागरिक आपके द्वार पर आया हूँ आपसे मदद मांगने के लिए। मैं एक असहाय व्यक्ति हूँ, आप शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आपका मेरे से मिलने का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपके चेहरे पे गरूर दिखना चाहिए था। वो गरूर मुझे इनके चेहरे पे नहीं दिखा जो आपके चेहरे में दिख रहा है। ये मैं इनसे मदद मांगने आया और ये खुद से मेरे पे हाथ बढ़ाकर मेरे से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो उनके जो एटीट्यूड था, उनका जो चलने का तरीका था, बोलने का तरीका था, वो गुरूर वाला नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं समझ गया कि ये हिटलर हो ही नहीं सकते, आप हिटलर है, इसलिए मैं आपसे बात करें। उनकी बात सुन के हिटलर चौंक गए, उसने समझ गया ये व्यक्ति दुनिया भर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर इसे मदद करी जाए तो ये जरूर अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख देगा। और हिटलर ने उसी समय डिसीजन ले लिया कि वो नेताजी की मदद करेंगे।
तो इस तरह से दोस्तों हैरान हो गए थे हिटलर नेताजी से मिलने के बाद में। मेरा ज़िला पुरुलिया ज़िला दोस्तों, पश्चिम बंगाल का एक ज़िला, उस ज़िले से नेताजी का एक अलग ही अटैचमेंट था। नेताजी कई बार हमारे ज़िला आए। ज़िले में कुछ उल्लेखनीय जगह जहाँ पर हम हर साल नेताजी के जन्मदिन को पालन करते हैं। हमारे यहाँ पे पुरुलिया शहर के अंदर नामोपाड़ा बोल के एक जगह है, वहाँ पर नीलकंठ आवास, नीलकंठ भवन जो है, वहाँ पर नेताजी आए थे। वहाँ पर आके 1939 साल में वो आए थे, 9 दिसंबर 1939 में नेताजी वहाँ आए थे। वहाँ आके लोगों से मिले, उन्होंने विश्राम किया। वहाँ पर विश्राम करने के बाद वहाँ पर लोगों से मुलाकात करी, सबको अपना संदेश दिया आज़ादी के लिए, उन्हें प्रेरित किया। और उसके बाद वो वहाँ से गए, यहाँ पुरुलिया शहर से 27 किलोमीटर दूर अनाड़ा गांव है, वहाँ पर एक मैदान था। मैदान में उन्होंने सम्मेलन करा और सम्मेलन करके नेताजी ने सबको संबोधित किया। नेताजी ने भाषण दिया। कई बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे नेताजी को देखने के लिए। नेताजी लोकप्रिय नेता थे, उनको देखने के लिए कई बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे जुड़े थे। वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया, भाषण दे के वहाँ से निकल गए। इसी तरह एक जगह हमारे रामचंद्रपुर, वहाँ पर भी नेताजी एक बार आए थे। वहाँ पर भी उन्होंने सम्मेलन किया था। नेताजी ने अपना भाषण दिया था और वहाँ पर आग्रह किया था कि यहाँ एक आई हॉस्पिटल होना चाहिए, आँखों की चिकित्सा के एक अस्पताल होना चाहिए। और भाई साहब, आज उस जगह नेताजी के आग्रह अनुसार वहाँ पर एक आई हॉस्पिटल है, रामचंद्रपुर में आई हॉस्पिटल बना है। तो इस तरह पुरुलिया के लोगों के लिए, लोगों के मन में, हमारे सबके मन में नेताजी के लिए अति स्नेह है, अति सादर प्रणाम, आदर है हमारे सभी के मन में। और हम सभी नेताजी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आज भी उनकी श्रद्धा करते हैं। और पुरुलिया ज़िले में कई जगह उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद में आता हूँ, हिटलर ने मन बना लिया नेताजी को मदद देने के लिए। तो उसने नेताजी को कहा, हिटलर ने, कि देखो भाई, जर्मनी तो बहुत दूर है, भारत से जर्मनी बहुत दूर है। ऐसा करो कि मैं संदेश भिजवा देता हूँ जापान के प्रधानमंत्री को, तुम जापान के प्रधानमंत्री से मिल लो, वो भारत के करीब है, वहाँ से वो मदद दे देंगे। इस पे नेताजी बहुत खुश हो गए। वो उनको अपने अंदर एक जीत, हिटलर को कन्विंस करने का जो गर्व अंदर अंदर महसूस करने लगे। उनको लगा कि वो इस एक पड़ाव उन्होंने पार कर लिया है। उन्होंने एक और आग्रह रखा हिटलर के सामने कि जो युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे थे युद्ध, उन्हें जर्मनी और जापान ने जो है युद्धबंदी बना कर रखा था, उनको रिहा कर दिया जाए। उन भारतीय सैनिकों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं एक फ़ौज बनाऊंगा, उस फ़ौज से मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ूंगा। इस पर भी हिटलर राजी हो गए। उन्होंने ये संदेश जापान के प्रधानमंत्री को भिजवा दिया। उसके बाद नेताजी निकल गए जापान की ओर, जापान के प्रधानमंत्री से मिले। और जापान के प्रधानमंत्री को नेताजी ने एक ऐसा कूटनीतिक प्रस्ताव रखा जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए प्रधानमंत्री। उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा, एशिया में विदेशियों का क्या काम, एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, हमारा महादेश है, एशिया में वर्चस्व होना चाहिए एशियाई देशों का, उसमें ब्रिटिश क्या कर रहा है, आप हमारी मदद कीजिए, ब्रिटिश को हम यहाँ से भगा देंगे। जापान को भी लगने लगा कि सही बात है भाई, एशिया तो हमारे एशियाई देशों का होना चाहिए, वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है। तो वो राज़ी हो गए नेताजी को मदद करने के लिए। वैसे भी हिटलर का मैसेज आ ही चुका था उनके पास में। और वो करीब 40-50 हज़ार जो युद्धबंदी थे, भारतीय सैनिक थे, उनको रिहा करने के लिए वो राज़ी हो गए। और उन सैनिकों को लेकर नेताजी ने एक बड़ी फ़ौज तैयार करी और उस फ़ौज का नाम पड़ा आज़ाद हिंद फ़ौज। अंग्रेजी में उसे कहा जाने लगा इंडियन नेशनल आर्मी, INA। तो दोस्तों, ऐसे आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन हुआ जापान और जर्मनी की मदद के साथ में। और इस फ़ौज को लेके जापान ने अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जो अंडमान निकोबार था, जापान युद्ध करके वहाँ पर अंडमान निकोबार अंग्रेज़ों के कब्ज़े से वहाँ से निकाल लिया। और दोस्तों, 6 नवंबर 1943 ये वो दिन था जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जापान ने आज़ाद हिंद सरकार को दे दिया था, जिसके नायक थे, जिसके महानायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हिंदुस्तान का वो पहला हिस्सा जो अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था, वो था अंडमान और निकोबार। जापान ने उस सौंप दिया आज़ाद हिंद सरकार को और वहाँ पे आज़ाद हिंद सरकार का झंडा फहराया गया 6 नवंबर 1943 को।
और इस तरह नेताजी ने प्रस्ताव रखा कि अंडमान को स्वराज शहीद और निकोबार को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाना चाहिए। यह प्रस्ताव नेताजी का था। तो दोस्तों इस तरह बनी आज़ाद हिंद फौज। और अब आखिर में मैं ये कहना आपको बताना चाहता हूं कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल गई। दोस्तों हर एक सरकार की, हर एक देश की जो जड़ होती है वो उसकी होती है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति हर एक देश की जड़ होती है। अगर सैन्य शक्ति दुर्बल हो जाती तो हम कह सकते हैं कि उस हुकूमत की जड़ें हिल गई है। तो नेताजी ने ठीक वहीं पर प्रहार किया। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को कहा कि जब आप ऊपर से बम बरसा रहे हैं तो साथ में कुछ पर्चे भी बंटवा दीजिए, ऊपर है कुछ पर्चे गिरवाइए नीचे बम के साथ में, और वहाँ लिखा होना चाहिए, हे हिंदुस्तानी सैनिकों, जिस देश ने तुम्हारे देश को गुलाम बना रखा उसकी सैन्य शक्ति तुम क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों ब्रिटिश सैनिक के साथ में कंधे पे कंधा मिलाकर तुम उनका हो के युद्ध लड़ रहे हो? तुम भारतीय हो, अपनी गरिमा और गौरव के ऊपर ध्यान दो, और तुम्हें ब्रिटिश सैनिक के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ना चाहिए। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। ये पर्चा जब हिंदुस्तानी सैनिक ने पढ़ा, उसके अंदर से हिंदुस्तान प्रेम जागा और एक पूरे सैन्य समूह में दो तरह की बातें उठने शुरू हो गए। कुछ अगेंस्ट चले गए, बोले नहीं अब हम इस ब्रिटिश सरकार का होकर युद्ध नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। और ये जो चिंगारी जो नेताजी ने सैनिकों के अंदर डाली वो आग की तरह फैल गई, और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सैनिक थे, जितने भी भारतीय सैनिक थे, दोस्तों मैं आपको बता दूं ब्रिटिश गवर्नमेंट का जितनी भी सेना थी उसमें कुछ 40-50 हज़ार ही ब्रिटिश सैनिक थे, बाकी सारे लाखों की संख्या में भारतीय सैनिक थे। ये जो लाखों की संख्या में भारतीय सैनिक थे वो आस्ते आस्ते आंदोलन करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिद्धांत ले लिया कि नहीं अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट होकर युद्ध नहीं करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट भी दुर्बल हो चुकी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट दुर्बल पड़ चुकी थी। उनको ब्रिटेन से भी, इंग्लैंड से भी और मदद मिलनी बंद हो गई थी, क्योंकि युद्ध के कारण वो ऑलरेडी बहुत नुकसान कर बैठे थे। उनके पास अब ताकत नहीं थी कि वो सैन्य विद्रोह को रोकने की, उसको दमन करने की, सैन्य विद्रोह। तो उन्होंने सिद्धांत लिया कि जब ये हमारे लिए युद्ध नहीं करेंगे, जब हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो इनको हम वेतन नहीं देंगे। उन्होंने सैनिकों की वेतन बंद कर दिया। जब सैनिकों को वेतन बंद कर दिया गया तो सैनिक और भड़क गए, इससे आंदोलन और ज़्यादा हो गया। तो 50,000 मात्र ब्रिटिश सैनिक के थ्रू संभव नहीं हो पाया लाखों हिंदुस्तानी सैनिकों को अटकाना, और प्लस जन आंदोलन, साधारण जनता, उनका आंदोलन, ये चारों तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट घिर गई। तब फाइनली वो डिसीजन लिए। नेताजी की लगाई हुई चिंगारी जो आग बनकर फैल गई थी और वो आंदोलन के रूप में बाहर आई, उसी आंदोलन से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जड़ें हिली और उन्हें सिद्धांत लेना पड़ा, उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब हमें भारत को छोड़ देना चाहिए, भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। और दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, जिसके मूल नायक रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं आपको फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।